हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो हमने बेटा डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर लिया है। एटॉमिक रेडियस में आयनिक रेडियस, उसके वेरिएशंस, पीरियड में क्या होंगे, ग्रुप्स में क्या होंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है बेटा? ये होता है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी किसी गैसियस एटम के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, वह कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ओके बेटा, तो हम लोग लिखते हैं इसको। पहले इसका डिफिनेशन, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, it is energy required to remove an electron from isolated gaseous atom in its outermost shell। यानी यह वह ऊर्जा है जो चाहिए, नीडेड है किसके लिए? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालेगी कहां से बेटा? आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऐसा इसलिए बेटा आइसोलेटेड इसलिए यूज किया गया क्योंकि गैसेस एटम्स में आपस में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, एटम के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। और आउटर मोस्ट काउंटर में यूज किया गया कि जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होगा वही उससे बाहर होगा और उसको ही निकालना सबसे आसान है, क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होते जाएंगे और सबसे आसान क्या है? उससे बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालना। ओके, तो हम बात करें यदि सिंपली, तो हमारा एक हमने एटम लिया, मान लीजिए हमने एम कोई एलिमेंट है बेटा, ये जी मतलब गैस स्टेट, इसको एम जी मत समझिए, हमने इसलिए जी आपका क्या लिखा ब्रैकेट में लिखा है। इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला -1 इलेक्ट्रॉन, तो जो हमने एनर्जी दी उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहें या आयनाइजेशन एनर्जी कहें। आयनाइजेशन पोटेंशियल तब कहते हैं जब आपका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। और आयनाइजेशन एनर्जी तब कहेंगे जब वो एनर्जी आपकी क्या मतलब कि जो वैल्यू हो वो किलो जूल पर मोल हो, ये इलेक्ट्रॉन पर मोल रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल रहता है। तो क्या बने बेटा? फिर आपका बनेगा ये गैसियस कैटायन फॉर्म। क्या फॉर्म बेटा? गैसियस कैटायन। इसको और ध्यान समझिए, यदि हम सिंपली बात करें तो जहां तक ये मेटल्स की बात की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल्स के आंसर कम होती है। सोडियम मेटल की बात करते हैं बेटा, तो मेटल्स किस स्टेट में मिलते हैं? नेचर में मेटल सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, तो यह सॉलिड स्टेट में है। और हमें चाहिए क्या? गैसेस में, यानी इसका क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। तो इसका किया गया सब्लिमेशन। क्या किया गया बेटा? सब्लिमेशन को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्जन होगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो उसमें आपने जो ऊर्जा दी बाहर से देनी पड़ेगी, उसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसे ही लिखा है इसलिए मैंने। तो ये आपका हो जाएगा अब सोडियम का एटम हो जाएगा किसमें? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा, फिर आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसको क्या दिया? आई दिया, आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Na+। किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया और यह है गैसियस स्टेट में। यह 2 स्टेप रिएक्शन है। यदि आप सीधे यहां से यहां कन्वर्ट करते हैं, यानी सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ ई ऊर्जा देनी पड़ती है, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ किसमें दिया गया? थर्मोडायनामिक्स में दिया गया कि कोई भी जो आपका अभिक्रिया है
वो चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या होगी, दोनों जगह समान होगी। तो यानी ये डायरेक्टली यहां से यहां कन्वर्ट हो या टू स्टेप में हो, यानी इसका कहा जाए वो सेम होगा। यानी हम बात करें तो E इक्वल टू आपका क्या होगा, SE प्लस IE। ओके बेटा, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ उसमें हमने ई जूल एनर्जी ली, किलो जूल पर मान लिए, तो सब्लिमेशन और आयनेशन दो पार्ट हुए, दोनों मिलाकर ई के बराबर होगा। ओके बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं आपसे, अभी हमने क्या क्या एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब हमें एनर्जी बाहर से देनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो बाहर से एनर्जी देनी है। इसके मतलब यदि हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फिनोमिना। आयनाइजेशन हमें जब भी करना होगा, यानी कैटायन फॉर्मेशन जब होगा वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक फिनोमिना होगा। क्योंकि बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से बॉन्ड है, तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, पहला निकालना हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा हमेशा आपको बाहर से एनर्जी देनी ही होगी, बाहर से एनर्जी देनी ही होगी। जितना टाइटली बॉन्ड होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। यानी बाहर से हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी हमेशा, ऑलवेज लिखा है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि सर कुछ कंडीशन होगी, कोई कंडीशन नहीं। हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एंडोथर्मिक फिनोमिना, यानी यहाँ पर डेल्टा H जो होगा रिएक्शन का वो हमेशा किसमें होगा, पॉजिटिव। एंथैल्पी चेंज जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो क्या होगी, हमेशा यूज करेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, फिर तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है ये है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब बेटा एक के बाद एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज increases क्या होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। यानी हम बात कर रहे हैं तो आपको हम पहले दिखाते हैं, समझिए। आपका ये आपका M कोई एलिमेंट है और गैसेस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैस एटम बनना है। इससे हमने बेटा क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन है 1, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये आपकी हो गई IE1। फिर ध्यान रखिए बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों एक ही टर्म है, बस फर्क क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब आपकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपकी वैल्यू किलो जूल में है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइए, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग अलग चीज है, फिनोमेना एक ही है, बस आपका जो यूनिट है वो अलग होगा, तो टर्म बदल जाएगा, पोटेंशियल और एनर्जी। गैसेस ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो गया, फिर आपका ये कन्वर्ट हो गया कैटायन में, किसमें, मोनो कैटायन में कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो IE1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम लिखते हैं IP1 फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूट्रल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वह कहलाती है IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा, अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा आपका M गैसियस प्लस 2। भाई सिंगल पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाल लिया तो +2 हो गया, तो यहां पर जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बेटा क्या, IE2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आपको निकालना होगा तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब आपको बेटा तीसरे इलेक्ट्रॉन एक आप इलेक्ट्रॉन चाहते हैं और निकाल दें, यानी 1 - 1e, और तो फॉर्म होगा आपका M गैसियस प्लस 3 हुआ, भाई 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पर जो एनर्जी खर्च होगी वह कहलाती है IE थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब
जो कहा गया I1 से ज्यादा वैल्यू होगा किसका, I2 का, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, उससे ज्यादा वैल्यू होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन तो घट गया, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो समान सेम है, तो क्या हुआ, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो अब ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़ेंगे न्यूक्लियस से, मतलब आकर्षण और बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो टाइटली बॉन्ड हो गए। अब आपको इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालना है तो पहले के रिस्पेक्ट में एनर्जी क्या है, अब ज्यादा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन और कम हो गया और टाइटली बॉन्ड हो गया वो, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही है बेटा, प्रोटॉन क्या है, कांस्टेंट है। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पहले और दूसरे के रिस्पेक्ट में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए बोला गया कि I1 से ज्यादा वैल्यू होगी I2 की, उससे ज्यादा वैल्यू होगी I3 की। ऐसा इसलिए बिकॉज as electron remove from atom, number of proton is constant। भाई क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आप रिमूव कर रहे हैं लेकिन प्रोटॉन नंबर क्या है, कांस्टेंट है। Hence remains electrons are more attracted toward nucleus। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ उनका आकर्षण और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी। तो भाई पहले समझिए, सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होता है। तो आपने बेटा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, लेकिन प्रोटॉन 11 ही हैं। तो पहले जब न्यूट्रल था वो, तो क्या था, 11 प्रोटॉन ने अट्रैक्ट कर रखा था 11 इलेक्ट्रॉन को, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो आकर्षण तो बढ़ेगा ना। जब आकर्षण बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन 11 थे उसके रिस्पेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बात बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको उससे समझना है कि भाई सीधी बात है, पहले जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तब की बात कर यदि कंपेयर करें, और जब कम होंगे तो आकर्षण तो बढ़ेगा ही। ओके, क्लियर होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें और वेरिएशन की बात करें। बेटा अब देखिए बेटा, यदि हम इसके मतलब ये बात हुई कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी होगी आपके कॉन्फ़िगरेशन में, उतना कठिन होगा इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी एटम से। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, नोट में लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन remove from atoms which have half filled, full filled or inert गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी यदि हम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस एटम से जिसके पास क्या हो, या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो,
या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, देन आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान होगा इस कंडीशन में वह एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो कॉमन ट्रेंड आप समझ रहे हैं उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड उससे स्टेबल, और इनर्ट गैस सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना कठिन होगा, इसके मतलब हमको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ओके, तो यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, जो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है बेटा, वो आपका है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपका, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे ज्यादा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फुल फील्ड का उसके बाद होगा फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे आगे आपके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे, FFSC, फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हम ये टर्म यूज करेंगे आपको समझाने के लिए। जब आपने पूरा लिख दिया फुल फॉर्म उसका, फिर हम लोग एब्रिविएशन यूज करेंगे। FFSC का मतलब फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी दूसरा क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे HFSC। ओके, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये एब्रिविएशन हम लोग यूज करेंगे। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उससे कम स्टेबल आपका फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उससे कम आपका एनर्जी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सबसे कम स्टेबल कौन होगा इसमें, इन तीनों में हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके बेटा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। और क्या आपको ध्यान रखना है बेटा, ये तो हमने आपको बता दिया। फिर थोड़ी थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आने पे क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता है। बस होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम लास्ट में पढ़ लेंगे, करते करते एग्जाम आ जाता है और छूट जाती है चीज़ें। वहाँ जाके क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन में, और गलत ऑप्शन ऑप्ट हो जाता है। इसीलिए आप हर चीज़ पढ़िए, और ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो देखिए बेटा अगला पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन। बट इसमें आपको ऑर्डर याद रखना है कि पेनिट्रेशन पावर पे क्वेश्चन पूछ रखा है, पेनिट्रेशन पावर क्या है, या कुछ जगह पेनिट्रेशन इफेक्ट भी दे रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये बताएगा आपका मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी required, more amount of energy required for removal of electron from। बड़ा ऑर्डर ये है कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब जब इलेक्ट्रॉन आपका एस सेक्शन में हो, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि एस ऑर्बिटल आपका होता है क्या, स्फेरिकल। क्या होता है बेटा, स्फेरिकल।
और वह न्यूक्लियस के पास होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल होगा यानी उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, और न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, और जब न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यह आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है, कभी होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? एस का, क्योंकि यह स्फेरिकल है, न्यूक्लियस बात है। उसके बाद पी का, देन डी, देन एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ऑर्डर को ध्यान रखिए। तो हम आते हैं बात जनरल ट्रेंड की। इसकी बेटा जनरल ट्रेंड की बात करते हैं कि क्या जनरल ट्रेंड है, यानी इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन, यानी पीरियड में, ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा इसका, किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, उसकी बात हम करते हैं। फिर हम और डिस्कस बातें करेंगे। तो देखिए, हमने आपसे बताया था, हम लोग इस तरह से करते हैं इसको कि इधर से इधर जाने की बात कर रहे हैं, यानी हम पीरियड में चल रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आने का बना है यानी हम लोग ग्रुप में चल रहे हैं। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पीरियड में, तो क्या है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। भाई पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने को, भाई यदि आप ये आपका पीरियड टेबल है तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, यानी फर्स्ट ग्रुप से हम 18 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो क्या होगा बेटा? फिर क्या हो रहा है आपका? क्या चेंज आ रहा है उसमें? क्या आ रहा है? नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ये आपकी बात हुई थी, हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था जब हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे कि पीरियड में मूव करने पर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहती है। और क्या होता है बेटा, आपको ध्यान है याद करिए। तो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेल कांस्टेंट है, इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और क्या है बेटा? दूसरा बात क्या था? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। तो सीधी सी बात है, जब सेल कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो आपका एग्जैक्ट अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किसी इलेक्ट्रॉन पर, वह क्या कहलाता है? उस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और प्रति इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज छोटा हो रहा है, सीधी बात है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेफ्ट टू राइट जाने पर उसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, मतलब जो बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है, न्यूक्लियस की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जब वो न्यूक्लियस से बेटा बॉन्डिंग उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मतलब बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, सीधी बात है जो आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? जनरली इंक्रीज करेगी। इसके मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? जनरली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वजह वही है, साइज छोटा हो रहा है, सेल कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता जाएगा। और यदि हम बात करें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, हम बात करें बेटा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ओके बेटा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा बेटा? ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है? आपका साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज कर रहा है। और क्या हो रहा है? एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। एन क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो जब साइज बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है,
तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा। क्या होगा, इजी होगा। इसको आप इसी तरह समझिए, यदि मान लिया मैं कोई क्लास ले रहा हूँ और काफी बड़ी क्लास है, तो जो हमारा फर्स्ट रो का स्टूडेंट है उस पर मेरा क्वेश्चन ज्यादा होगा, सेकंड रो वाले पर उससे कम होगा, थर्ड रो वाले पर उससे कम होगा। तो जो सबसे लास्ट रो का जो बच्चा होगा उसका हमारे ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो जैसे हम बोर्ड की तरफ घूमे वो निकल सकता है। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो आकर्षण क्या होगा, घटता जाएगा। आकर्षण घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका मतलब हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। कब, जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि हमको एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, दिख रहा है बेटा आपको अच्छे से? फिर से बोल रहा हूं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि ऑर्डर पर भी क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन जब कराएंगे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए तो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे, इसमें डायरेक्ट पूछा गया कि ग्रुप में मतलब कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर ये बढ़ेगा या घटेगा, क्यों बढ़े घटेगा ये भी पूछा गया, और बढ़ेगा घटेगा ये भी पूछा गया, इसलिए आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। ओके बेटा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसे कहोगे बेटा? आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पूछे गए हैं, उसी बात करें। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की बात की जा रही है, बहुत ध्यान समझिए और थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए किया होगा क्योंकि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस पर पूछा था। क्वेश्चन से आपको और चीज समझ में आएगी। ठीक, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात हम करने जा रहे हैं। जो हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपसे टर्म पूछा जाए सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक टर्म यूज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, इसके मतलब वो बात कर रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। आप अपने से सेकेंड थर्ड नहीं समझेंगे जब तक वो आपसे ना कहे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तब तक आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है। यदि उसने ये टर्म यूज किया आयनाइजेशन एनर्जी, इसके मतलब वो बात किसकी कर रहा है, हमें न्यूट्रल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें उसी के बारे में सोचना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप पहले उसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं अभी करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कैसे हम लोग बात करेंगे। यदि हम सेकेंड पीरियड की बात करें बेटा, तो आपको पता है कौन कौन है, एक्सपेक्टेड की हम बात कर रहे हैं भाई। इसमें एक्सपेक्टेड क्या है, बताया गया कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो आपको पता है कि कौन कौन है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में बेटा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ठीक। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, कि लेफ्ट से राइट जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो ऑर्डर ये होना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है बेटा, एक्चुअल ऑर्डर क्या है, उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहले आप लिखिए एलिमेंट, फिर आपको समझाते हैं कैसे हमने डिसाइड किया। एलिमेंट क्या था बेटा, लिथियम था, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बहुत ध्यान समझिए बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन लिथियम में निकालना कहाँ से है? हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s1 से। ओके, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है? 2s2 से, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है। हम किसकी बात कर रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और वो आपको मैंने फिर से दिया नहीं, हम I1 की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सीधी बात है उसका आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। तो लिथियम में क्या है? 2s1 है, उसका वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें क्या बैलेंस है बेटा? इसमें है 2s2 2p1, पूरा लिखा है क्योंकि हमें 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस वाले में क्या हमने जानी दिया, भागा समझ गया आप। यहाँ पर हमको निकालना है 2p2 से। कहाँ निकालना है बेटा? 2p2 से। नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5, और यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं 2s2 2p। ओके, बात क्लियर है बेटा? अच्छे से आपको दिख रहा है? ओके, हम इधर वाला मिटा दें ताकि पीछे से आपको डबल ना समझ आए। हाँ, ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि हमें सिखाना पड़ा इसलिए हमने पूरा लिखा है। आप फटाफट कर लेंगे। पूछे जाते हैं ज़्यादातर 3 के पेयर में जहाँ वेरिएशन होता है। अब देखिए बेटा क्या है, अब हम लोग देखते हैं क्या स्टेबिलिटी चक्कर में। देखिए ये आपका क्या है? एस जो आपका सबसेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी ये क्या है? यह है फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, FFSC। क्या बेटा? फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इधर देखिए बेटा आपका P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है। P3 का मतलब हाफ फिल्ड हुआ, तो ये आपका है हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना, हाफ फिल्ड है। ओके, ये आपका क्या है बेटा? ये फुलफिल्ड भी है यानी इनर्ट भी है, और प्लस फुल फिल्ड स्टेबल। ये चीज आपको ध्यान रखना। ओके, फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो एक्चुअल ऑर्डर क्या है? लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, बात सही है। लेकिन क्योंकि बेरिलियम का जो उसमें एक ही शेल है, मतलब एक ही आपका ऑर्बिटल है s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है, तो इसका मतलब बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा होगा। मिस हो गया? फिर सुनिए, लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, साइज छोटा है बेरिलियम का लिथियम से, ठीक होगा जी, अच्छी बात है। लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा? क्योंकि यदि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें यहाँ पर फुल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होगा, तो एनर्जी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी एक्सपेक्टेड उससे क्या होगा? ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम की एनर्जी बोरॉन से क्या होती है? ज्यादा होती है। आगे ऑर्डर वही है, कार्बन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा। अब देखिए बेटा नाइट्रोजन केस में क्या है? नाइट्रोजन का कार्बन ज्यादा है ही है, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा बेटा? क्योंकि यह हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो यह स्टेबल है, इसीलिए इसका ऑक्सीजन से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। देन फ्लोरीन का ऑक्सीजन ज्यादा, और सबसे अधिक नियॉन का। तो जो ऑर्डर बन के तैयार होगा, जो आपको ध्यान रखना पूछता है, वो ये है लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन का, बोरॉन से ज्यादा होगा बेरिलियम का, ये ऑर्डर बनेगा बेटा। फिर आपका कार्बन होगा, फिर आपका ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि कई बार बारंबार ये पूछा जाता रहता है। यह ऑर्डर पूछा गया, पूरा नहीं पूछता ना, पूरा याद है। इसका बीच का जो केमिस्ट्री है वो आपको समझ में आ गई तो आपसे चाहे ये 3 करके पूछे, चाहे ये 3 पूछे, या पूरा पूछे, आप बता सकते हैं। केमिस्ट्री को समझ में आ गई कि लेफ्ट टू राइट बढ़ना तो चाहिए, लेकिन हम थोड़ा उसका कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे, उसके हिसाब से ऑर्डर डिसाइड करेंगे। एक्सपेक्टेड तो बेटा ये था, लेकिन एक्चुअली ये ऑर्डर है। ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई। इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे की बात करें। मेरे वाला कॉपी कर लिया आपने?
अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। क्वेश्चन ये हमारी तरफ से मेरे सारे लिसनर्स के लिए है, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन क्वेश्चन उनके लिए है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। यदि आपसे हो जाता है, गलत हो सही हो मैसेज करिए, या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा। लेकिन आप एक बार कोशिश करिए। क्या है बेटा? राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, आप प्रयास करिए। इसका आंसर मैं आपको दूंगा जब इस चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो जारी करेंगे, उसमें इसका आंसर आपको हम देंगे। यदि आप उससे पहले कर लेते हैं तो आप आंसर हमारे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या करना बेटा आपको? जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। इनका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का आपको ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या है बेटा? आपका होमवर्क है। क्या है? HW मतलब होमवर्क। छोटी क्लासेस में मिलता है, ये हम आपको दे रहे हैं। आपको मजा आएगा इसे करने में, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ओके बेटा, चलिए यानी आपको अब चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है। हम बात करें तो ये नोट में लिख रहे हैं हम क्या? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की। दूसरा हाईएस्ट की बात हो गई, तो लोएस्ट की बात करेंगे। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल इसकी होती है बेटा सीजियम की। इसकी होती है सीजियम की। और ग्रुप की बात करें तो इनर्ट, यदि हम बात करें उसमें इन पीरियड हाईएस्ट आयनाइजेशन, यानी किसी भी पीरियड में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बेटा? इनर्ट गैसेस की होती है, इनर्ट गैसेस की। यानी किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा, किसी भी पीरियड के एलिमेंट में, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, किसी भी पीरियड के एलिमेंट में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? इनर्ट गैसेस होगी। क्यों? क्योंकि उनका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है और साथ में फुलफिल भी होता है। दूसरा इन पीरियड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बेटा? एल्कली मेटल्स की, यानी फर्स्ट ग्रुप की। किसकी? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं बेटा एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़कर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे कम होती है और इनर्ट गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि बताया आपको, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। सीधी बात, जो सबसे लेफ्ट में है कौन है? फर्स्ट ग्रुप है, उसकी सबसे कम होगी। और जो सबसे राइट में है
इनर्ट गैस है उसकी सबसे ज्यादा होगी। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, ओके बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, मतलब सॉरी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा हो गया कि बाद में उसी का नाम आ रहा है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो हमें आज डिस्कस करना है वो बेटा आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे आसान पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसको समझना सबसे इजी है क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। मतलब आपको बस सिंपल सा ट्रेंड है, कुछ वैल्यूज बस याद रखनी होती है, क्योंकि कभी आप पूछता है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा आपको ट्रेंड कुछ वैल्यूज याद रहती हैं तो काम हो जाता है। सबसे आसान इसलिए समझना सबसे आसान है। नेक्स्ट आप हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने डिस्कस किया। एटॉमिक साइज, दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है, बहुत आसान है समझना। क्या होता है? इट इज टेंडेंसी of an atom, it is tendency of an atom to attract shared pair electron toward it। ओके, यह क्या होता है? यह किसी एटम की वह टेंडेंसी है, वह प्रवृत्ति है जिसमें वह क्या करता है बेटा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए दो एटम है, इन दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड फॉर्म किया, दो इलेक्ट्रॉन हुए सिंगल बॉन्ड में, तो भाई दोनों में क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन में क्या, एक इसका है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, होना चाहिए दोनों के मिडिल में। दोनों ने दिया, दोनों में मिडिल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और वही टेंडेंसी या प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम इसका समझते हैं। यदि आपका बेटा आपका एलिमेंट कोई ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, भाई इसने बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड फॉर्म, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, एक इसने दिया एक इसने दिया, होने जाए दोनों के बीच में। लेकिन यदि आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो बेटा एक्चुअली होगा क्या, होना ये चाहिए, लेकिन होता ये है कि जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वह थोड़ा किधर मूव हो जाता है, ए की तरफ। क्यों मूव हो जाता है? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसने क्या किया, अपनी ओर जब आकर्षित कर लिया तो उस पर जनरेट क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या जनरेट हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब इसकी ओर आकर्षित हुआ, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्योंकि इधर थोड़ा मूव हो गया, तो उतना ही इस पर बी पर क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हुआ था, उसको होना क्या चाहिए था, उसको होना चाहिए था नॉन पोलर। क्या होना चाहिए था, नॉन पोलर, पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर क्या म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो पोलैरिटी नियमतः नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब हेटेरो एटम्स में बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो क्या है, पोलैरिटी की संभावना है, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह इलेक्ट्रॉन पे अपनी ओर क्या करेगा बेटा, आकर्षित करेगा। तो जो आकर्षित करेगा उसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर जाएगा
उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखिए, यदि यही बॉन्ड फॉर्मेशन आपका ए के सिमिलर एटम के बीच में हो, तब ये क्या होगा, तब ये होगा नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर। एक्सपेक्टेड था ये क्या, नॉन पोलर, लेकिन एक्चुअल इसकी कंडीशन क्या है, ये है पोलर। क्या बेटा, एक्सपेक्टेड था कि ये नॉन पोलर हो क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, उसने क्या किया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, थोड़ा शिफ्ट कर लिया, इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जो जिसका एक्सपेक्टेशन था कि वो नॉन पोलर होगा, वो क्या हो गया, पोलर। ओके, लेकिन ध्यान रखिए, जब सेम एटम हो, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तब क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कौन अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसे इसको इस तरह समझिए, कभी अगर आपने यदि शहर में हो या गाँव में, आपको पता है दो आमने सामने सेम टाइप के लोग हो, बहुत झगड़ालू क्यों ना हो, लेकिन बहुत शांतप्रिय तरीके से रहते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम प्रवृत्ति के हैं। जब उसमें से शरीफ आदमी रह जाता है तो हमेशा विवाद बने रहते हैं। उसी तरह बेटा क्या है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, लेकिन यह क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ऐसे देखिए, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आपका फ्लोरीन है, लेकिन यदि फ्लोरीन फ्लोरीन में बॉन्ड होगा बेटा, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन पोलर। क्या होगा, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा। लेकिन यदि यही फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करे किससे, हाइड्रोजन से, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपनी ओर शिफ्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक किसी ज्यादा होगी, किसी कम होगी, उसका क्या ट्रेंड होगा, ये सब हम बात करेंगे। ओके बेटा, तो आप यदि ये कॉपी कर चुके हैं तो इसको हम रब कर दें। फिर आपको हम एक ऑर्डर लिखवा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप डिसाइड कर सकेंगे किस पर हमें पॉजिटिव चार्ज लगाना, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना है, किस पर हमको पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाना है। क्योंकि वो तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इनऑर्गेनिक में, इवन ऑर्गेनिक में बहुत सी जगह आपको रिएक्शन करने में दिक्कत होगी, रिएक्शन समझने में और उसका प्रोडक्ट लिखने में भी दिक्कत होगी। तो हम आपको कुछ एलिमेंट्स के लिखवा रहे हैं, ऑर्डर ट्रेंड भी लिखवाएंगे, कुछ के ऑर्डर भी याद रखने हैं। ये जो आपको लिखवाए जा रहे हैं वो किस पर है, ये आपको ध्यान रखना, ये है पाउलिन स्केल से बात हुई है इसकी, मतलब स्केल से इसको लिया गया है। इसमें हाइड्रोजन जो आपका है एटम है, उसका है 2.1। हाइड्रोजन क्या बेटा, 2.1, बहुत आसान याद करना, मैं आपको ट्रिक दे देंगे। हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है बेटा आपका, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 होता है बेटा, क्योंकि वह बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। इनका नाम ही इसलिए इनर्ट रखा गया है, क्योंकि उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। उसमें से कुछ ज़ीनॉन के कंपाउंड नोन है, उसके बारे में हम बता देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इनर्ट गैसेस नहीं लिखा। फिर आपका बेटा देखिए, इसके लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके, इसके बाद कौन है बेटा, लिथियम के बाद सोडियम, फिर यहाँ मैग्नीशियम, इस जगह पर एल्यूमिनियम, इसके नीचे कौन है बेटा, सिलिकॉन, यहाँ पर फॉस्फोरस, इस पर सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, कौन है बेटा, क्लोरीन, फिर उसके नीचे ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ओके, इतने कम से कम इतने एलिमेंट्स का आपको थोड़ा आइडिया रहेगा तो हमारे जरूरत पर ये काम आ जाएगा। देखिए हम समझा रहे हैं आपको, हाइड्रोजन का होता है, इसलिए ब्लैक से लिख रहे हैं ताकि समझना, 2.1। ओके, लिथियम का है 1.01। अब बेटा यदि हम सेकेंड ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 0.5 इंक्रीज करता है, तो इसका 1 है तो इसका 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4
और यह क्या है बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर हो गई। फिर इससे जल्दी जाएंगे तो पॉइंट मतलब 0.1 कम हो जाएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। ओके, फिर अब ध्यान देंगे बेटा, इधर हम जाएंगे तो 0.3 बढ़ता है, 1.2, 1.5, 1.8 और 2.1। 4 बार 1, 2, 3, 4 टाइम्स 0.3 इंक्रीज करेगा, 4 टाइम्स। याद क्या तरीका है भाई, 0.9 ही है, 0.3 बढ़ा तो 1.2 हो गया, फिर 0.3 बढ़ा 1.5 हो गया, फिर 0.3 बढ़ा तो 1.8 हो गया, फिर 0.3 बढ़ा तो 2.1 हो गया। इसके बाद एक बार बढ़ेगा 0.4, तो सल्फर का कितना हो गया 2.5, और फिर यहाँ पर इसका फिर 0.5 बढ़ेगा तो इसका हो गया 3, ब्रोमीन का 2.8, इसका 2.8। इतना आपको याद रखना है, बहुत आसान याद करना, मैंने आपको बताया। फिर समझ लीजिए हाइड्रोजन का 2.1 होता है, लिथियम का 1 होगा, और जब इसमें पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो 0.5 बढ़ता जाएगा, तो लिथियम के बाद बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन का 4, और फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा फ्लोरीन का है। फर्स्ट ग्रुप में नीचे आ रहा है तो 0.1 डिक्रीज करेगा, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, तो 1.9, 0.8, 0.7, 0.6। और जो थर्ड पीरियड उसमें हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, सोडियम का 0.9, फिर 4 टाइम 0.3 इंक्रीज करेगा, तो 0.9 से 0.3 बढ़ा 1.2, फिर 0.3 बढ़ा 1.5, फिर 0.3 बढ़ा 1.8, अगेन 0.3 बढ़ा तो 2.1, 4 टाइम बढ़ा ना, 1, 2, 3, 4 टाइम बढ़ गया। अब एक बार बढ़ेगा 0.4, तो 2.1 से 0.4 बढ़ा 2.5, फिर एक बार 0.5। और आपको याद रखना है तो आपका इजीली जो आपको कोई क्वेश्चन आएंगे कि किस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखें, किस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखें, वो आप डिसाइड कर लेंगे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ऐसे कॉपी करिए, फिर हम रब करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बेटा, चलिए लिख लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या पीरियोडिसिटी है, किधर बढ़ेगा किधर घटेगा, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये आपका ग्रुप है, इधर आपका पीरियड है, बहुत सिंपल ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। ध्यान रखना आपको, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, electronegativity, on moving left to right in a period, electronegativity increases। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ रही, किधर, ग्रुप में लेफ्ट टू राइट, सॉरी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर रही है। और जब ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये ध्यान रखना बेटा, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आपको याद रखना, और सिंपल भी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होगी
और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, इसे आप लिखिए, आपने बड़ा कॉपी कर लिया, तो मैं कर दूँ। तो हम इसमें और बातें करते हैं कि आपको ध्यान रखना है। कुछ नोट आपको आप लिखवा रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं, इन सब पर भी क्वेश्चन आते हैं। पहला नोट लिखो, more positive oxidation state of an element, higher its electronegativity। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एलिमेंट का, वह मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। पहले हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं ऐसा क्यों होगा। यदि हम बात करें Mn+2 Mn+5, ओके, या Fe+2 +3, इसकी बात कर लें हम Cr+3 Cr+6। ऐसा इसलिए बेटा समझिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाल भाई, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बेटा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज से निकल गया, Fe+7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकला है, Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, Chromium+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला है, Chromium+6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा से क्या होगी, एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। इसीलिए Mn+2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Mn+5, और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Mn+7, और Fe+2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Fe+3, Cr+3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Cr+6। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम बढ़ाते जाएंगे, उसका नंबर बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, यहाँ तक बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा नोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also depends upon hybridization। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइब्रिडेशन पर भी डिपेंड करती है। कैसे समझिए, इसका क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ऐसा क्यों है, बिकॉज एस ऑर्बिटल is spherical and closer to न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और न्यूक्लियस के नजदीक होता है। Hence electron are more attracted। Hence electron are more attracted। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा हाइब्रिडेशन में, उतना ज्यादा ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस एलिमेंट की, जिसका हाइब्रिडेशन मतलब जिस एलिमेंट में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसका
इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम बेटा एक कंपाउंड लिख रहे हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। ये हो गया बेटा। बहुत ध्यान समझिए, चीजें आपको समझ आती रहेंगी। हाँ बेटा, हम देखते हैं एक सिंपल सा हम कंपाउंड ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH। हमने नंबर 1 की कार्बन की, देखिए हमने इसको पहला कार्बन नाम दिया, इसको दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन। ओके, इस कार्बन का हाइड्रोजन बेटा क्या है, sp2, इस वाले का sp2, इस वाले का sp, इसका sp, इस वाले कार्बन का sp3। ओके, यानी हम यदि बात करें इसको, यदि हम वो बना दे, चार्ट बना दे, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, ओके, और परसेंटेज एस करेक्टर की। ओके, देखिए बेटा कार्बन आपका कौन सा, यदि हम C5 फिफ्थ कार्बन की बात करें, कार्बन फिफ्थ की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है बेटा आपका, हाइड्रोजन उसका sp3 है। तो परसेंटेज एस करेक्टर इसमें कितने हैं, 25 हुआ, 25 हुआ कि नहीं हुआ। टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक S 3p, तो 100 में यदि डिवाइड करेंगे 4 को तो 25 ही तो आएगा, ऐसे एक ही है तो उसका 25% हुआ। दूसरा बेटा क्या बात करें हम, C1 और C2, पहला C1 कार्बन, C2 कार्बन क्या है, अपना sp2 है, sp2 है। तो sp2 में क्या बेटा, एक S 2p, टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100 में क्या होगा, एक हिस्से में 33 आएगा, ऐसे एक ही है, तो 33.33% हुआ है। ओके, और जो आपका C3 और C4 तीसरा कार्बन, यानी C3 कार्बन और C4 कार्बन है, वहां पर हाइड्रोजन क्या है, sp है। क्या बेटा sp है नहीं है, इसका भी sp, इसका भी sp, तो 2 ही ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब परसेंटेज कितना हुआ, 50% हुआ। ध्यान दीजिए, यानी कि हम यदि यहां से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, परसेंटेज ऐसे कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीजेस, यदि ग्रुप में नीचे आ रहा है क्या बड़ा, सॉरी इन तीनों बड़ा नीचे आ रहे हैं, तो 25 से बढ़ के कितना हुआ, 33 हुआ, फिर 50, तो क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इसके मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी आपको बताया इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। तो क्योंकि बेटा नीचे आने पर क्या हो रहा है, 25 से 33 हुआ, 33 से 50 हुआ, तो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसके मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके बेटा, आपको हम कुछ और पॉइंट बताते हैं, इधर होगा बेटा, कॉपी कर लिया, तो हम कुछ और बात करते हैं। कुछ और पॉइंट आपको बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट नंबर, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप increases, electronegativity of as number of electron attached होना चाहिए, attached गए या bonded गए, as number of attached electronegative group increases, electronegativity of that
आइटम इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको समझिए, ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस पर ध्यान देना है। जैसे देखिए बेटा, हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार्बन है आपका, इस पर लग रखा है एक OH, दूसरा OH, तीसरा। ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 OH बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, एक कहीं वो जुड़ा हुआ है। दूसरा आपका है एक OH, दूसरा OH H H है, तीसरा आपका एक OH H। हमने इसको 1 दिया नाम, इसको 2, इसको समझने के लिए बताना है। बेटा ध्यान दीजिए, इस कार्बन से एक OH लगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो सीधी बात है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर से इधर मूव करेगा, इसकी तरफ इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा। इस वाले में क्या है, 2 ही OH लगा है, बाकी तो हाइड्रोजन ही है, तो ये इस वाले में ये दोनों अपनी तरफ क्या करेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ। इसमें जो बॉन्ड, इस बॉन्ड में जो बॉन्ड है ज़्यादा, समझिए ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है उसमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्या आकर्षित करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। इस वाले में सिर्फ एक है OH बॉन्ड, तो यह एक बड़ा यहाँ पे एक OH है, तो एक तरफ आकर्षण है, यहाँ पर 2, तो 2 तरफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर 3 है तो तीनों तरफ। इसके मतलब यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात की जाए, तो C1 कार्बन जो है आपका पहला कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगी, C2 उससे कम होगी और C3 वाले की उससे कम होगी। रीजन वही है बेटा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है। इस वाले में क्या बेटा, 2 ही जगह विड्रॉल हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या है, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट करने की इच्छा अब इधर से कम बची है बेटा। यहाँ जो अटैच है उसकी बात कर रहा है, रिस्पेक्ट में इस वाले में एक ही लगा है, इसमें थोड़ा उससे और कम है, तो ऑर्डर क्या होगा, C1 की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, C2 उससे कम, C3 उससे कम। ओके बेटा, और लास्ट पॉइंट आप याद रखिए जो आपको ध्यान रखना है, वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ inert gases is taken as 0। क्या मानते बेटा, 0 मानते हैं, क्यों, because they generally not form compounds due to their stable configuration। ओके बेटा, क्योंकि इनर्ट गैसेस ज्यादातर कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते बेटा, क्योंकि उनका जो कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल माना गया है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या माना गया है, उसको 0 मानते हैं। ओके, इसको 0 को छोड़कर और एक्सेप्ट, इसीलिए लिखेंगे एक्सेप्ट Xe xenon जिसकी होती है 2.62, एक्सेप्ट जिनोन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.62, क्योंकि जो कंपाउंड नोन भी है वो जीनोन के ही नोन है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ तक बेटा आपको ध्यान रखना है चीजों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको बार बार रिवाइज करिए बेटा। ये देखिए एग्जाम का डेट एक एक दिन आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पढ़ाई में आप जोर से लग जाइए, एकदम मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, चीज़ों को अच्छे से सीखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। बेटा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।